हेलो डियर स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ा जाएगा जिसका नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। बुक का नाम लिविंग साइंस है, क्लास 4th। चैप्टर का नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो चैप्टर के नेम का जो मीनिंग है, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मीनिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है कि किसी चीज़ को पुल करना या किसी चीज़ को पुश करना, वो फोर्स कहलाता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो फोर्स लगता है। और जब भी कोई हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर वर्क होगा। अगर मैं पेंसिल से यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ तो मैंने पेंसिल के ऊपर फोर्स लगा रखा है, यानी कि मैंने इसको पेंसिल को दबा रखा है एंड देन तभी ये चल रही है। अगर मैं इसको हवा में ऐसे लहराऊंगा तो पेंसिल जो है क्यों नहीं लिख पा रही, क्योंकि मैंने कॉपी पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया हुआ। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तभी वर्क हो पाएगा, और वर्क जब ही हो पाएगा जब एनर्जी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। यू मस्ट हैव सीन अ क्रिकेट मैच। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। द बॉलर यूजेस फोर्स टू बॉल। तो जो बॉलर होता है वो क्या करता है? फोर्स का यूज़ करता है। द बॉलर यूजेस फोर्स। तो जो बॉलर होता है वो फोर्स का इस्तेमाल करता है टू बॉल, यानी कि बॉल करने के लिए। द बैट्समैन यूजेस फोर्स टू हिट द बॉल। तो फिर जब बॉल जो है बैट्समैन के पास जाती है तो बैट्समैन भी फोर्स का यूज़ करता है टू हिट द बॉल, यानी कि बॉल को हिट करने के लिए। द फील्डर यूजेस फोर्स टू स्टॉप इट। तो फील्डर जो होते हैं, जो जब बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तो जो बॉल है वो जाएगी चल के दूर, तो जो फील्डर होगा वो बॉल को पकड़ेगा, और बॉल को जब पकड़ेगा तो उसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा। These are 3 ways in which the cricketer uses force। तो हम क्रिकेट मैच के अंदर देख सकते हैं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वहाँ पर वो 3 तरह का फोर्स लगा रहे हैं। एक तो उसने बॉलिंग की, दूसरा उसने बैट्समैन ने हिट किया, थर्ड क्रिकेटर ने उसको पकड़ा, फील्डर ने पकड़ा है। फोर्स इज़ यूज टू। तो फोर्स इज़ यूज टू यहाँ पर बताया गया है कि फोर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मूव अ बॉडी, टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। तो यहाँ पर इसको क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले बॉलर ने बॉल को मूव किया, मीन्स उसने थ्रो किया, तो बॉल जो है उसके हाथ से मूव होकर दूर चली गई। और फिर बी वाले पार्ट में क्या हुआ है? स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो फील्डर जो था उसने उस बॉल को पकड़ा तो बॉल मूव होने से बंद हो गई। थर्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। जब बॉलर ने बॉल फेंकी तो बॉल एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी, पर जब उसको बैट्समैन ने हिट किया तो बैट्समैन बॉल को कहीं भी हिट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसने भी फोर्स लगाया था, तो डायरेक्शन जो थी बॉल की वो भी चेंज हो गई। फोर्स कैन बी यूज टू पुश और पुल। यहाँ पर आया है कि फोर्स का इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं या उसको हम खींचते हैं, तो वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर देखा जाए तो बॉल यहाँ पर मूव हुई है, उसने बॉल को धक्का लगाया आगे की तरफ तो वो आगे मूव हो गई, और यहाँ पर जब बॉल आ रही थी तो बॉल को पकड़ लिया गया। वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पैडल्स ऑफ अ बाईसाइकिल टू मेक इट मूव। तो यहाँ पर जो बाईसाइकिल का मतलब है, जो हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में भी हम क्या करते हैं, उसके पैडल्स में हम लोग फोर्स लगाते हैं, उनमें धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं उनको नीचे की तरफ, नीचे ऊपर पुश करते हैं, तो बाईसाइकिल जो होती है साइकिल वो मूव करती है, तभी वो चल पाती है। सिमिलरली वी यूज़ फोर्स टू प्रेस द ब्रेकर्स टू स्टॉप इट।
तो इसी तरीके से हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे रोड पे साइकिल चल रही होती है तो ब्रेकर्स वहाँ पर बने होते हैं रोड पर, आपने देखे हैं। तो ब्रेकर्स क्या काम करते हैं, ब्रेकर्स जो होते हैं वो किसी भी स्पीड, किसी की साइकिल की स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को वो ब्रेक करते हैं, यानी कि स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे अब। तो टाइप ऑफ फोर्स, कितने तरह के फोर्स होते हैं, तो यहाँ पर देखिए फोर्स होते हैं, एक मस्कुलर फोर्स है, एक मैकेनिकल फोर्स है, और फिर इसके बाद पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर में वर्ड आ रहा है मसल, तो मसल्स से जो फोर्स लगता है वो मस्कुलर फोर्स होता है। अपने हाथों को हिलाना, ये भी एक मस्कुलर फोर्स है। अपने हाथों से किसी चीज़ को उठाना, ये भी मस्कुलर फोर्स है। बार बार उठ के नीचे बैठना, फिर उठना, फिर बैठना, ये भी मस्कुलर फोर्स है। सीढ़ियों पर चढ़ना, अपने मसल्स की हेल्प से हम लोग चढ़ पा रहे हैं, तो वो भी मस्कुलर फोर्स है। तो जो भी हम अपनी बॉडी से करते हैं वो सभी मस्कुलर फोर्स होता है। वेरियस टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क। तो वेरियस टूल्स का मतलब है, वेरियस टूल्स में यहाँ पर मशीन्स आ जाएंगी, मशीन्स हो गई, या फिर घर में आपने देखा है प्लास, पेचकस, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो वो टूल्स हैं। और हम अपना काम, कई काम ऐसे होते हैं जो हम मशीन से करते हैं, जैसे घर में मिक्सर होता है। हम लोग अगर आलू, टमाटर, प्याज वगैरह ये सब्जियां होती हैं, उनको काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो चाकू क्या है, टूल। तो हमने उस टूल से एक फोर्स लगाया तो वो टूल है, तो वहाँ पर उसको मैकेनिकल फोर्स कहा गया। बाकी अगर हम मिक्सर के अंदर अगर हम उनको डालकर ग्राइंड करते हैं, कट करते हैं, तो वहाँ पर मशीन है वो मिक्सर, और मिक्सर जो है उसने फोर्स लगाया उन वेजिटेबल्स पर, तो वहाँ पर भी कहा जाएगा कि जो फोर्स लगा है वो मैकेनिकल फोर्स है, क्योंकि मशीन ने वहाँ पर वर्क किया है। अब नाउ इलास्टिक फोर्स इज यूज्ड टू मूव अ कैटापुल्ट। तो इलास्टिक फोर्स जो होता है, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक का मतलब है रबर, यानी कि हम किसी चीज़ को खींचते हैं और वो वापस से वैसी ही हो जाती है। आपने देखा है कि जो हम हेयर बैंड लगाते हैं ना बालों में, तो प्लास्टिक वाली जो रबर होती है जिसको हम बालों में लपेटते हैं बालों में, वो है इलास्टिक। यानी कि जो हम रबड़ बांधते हैं, और कह सकते हो कि जो छल्ली होती है उसको हम अपने बालों में लपेटते हैं, वो इलास्टिक होती है। तो वो इलास्टिक फोर्स क्या है, इलास्टिक फोर्स जो होता है उसका इस्तेमाल होता है कैटापुल्ट को मूव करने के लिए। अगर कैटापुल्ट का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर एक और फोर्स का नाम आया है, तो जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो अर्थ होती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। पुल का मतलब होता है खींचना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि ये पेंसिल अगर मैंने नीचे गिराई तो गिराई तो छोड़िए, ये मैंने अगर इसको छोड़ा तो ये नीचे ही क्यों गिर रही है। हर एक चीज़ जो है वो अर्थ के डायरेक्शन में ही गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है, अपने सरफेस पर गिर जाती है। तो वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अ मूविंग बॉडी स्लोज डाउन और स्टॉप्स ऑन इट ओन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हम अगर चलते हैं तो हम चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम अर्थ को पीछे धकेल रहे हैं तभी हम आगे चल पा रहे हैं। हमको लगता है कि चलना बहुत आसान है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब ये पेंसिल यहाँ से मूव होना शुरू हुई तो ये यहाँ पर रुक गई। तो या फिर मैंने इस तरीके से पेंसिल को धक्का मारा और ये रुक गई, क्योंकि पेंसिल में और इसके बुक के सरफेस में दोनों में आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, इसीलिए कोई भी बॉडी रुक जाती है। अगर कोई बॉडी फ्रीली मूव करती है हवा में
तो वो कभी भी रुकती नहीं है। अगर किसी भी बॉडी में फ्रिक्शन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक रुक जाती है। अगर सोचिए कि कोई चीज़ हवा में उड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि हवा में अगर वो मूव कर रही है तो क्या वो नहीं रुकेगी? वो भी रुकेगी, क्योंकि हवा जो होती है, हवा से भी उस बॉडी का फ्रिक्शन होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आप बाइक पर बैठे होंगे या आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो बाइक पर अगर जा रहे हैं तो आपको बहुत तेज़ हवा लगती है और बाइक आगे की तरफ भागती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको फील होता है कि आप पीछे की तरफ हवा में उड़ रहे हो। क्योंकि हवा जब एक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वहाँ पर एयर फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। नेक्स्ट है वर्क। तो हम पूरा पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में, और फोर्स में हमने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, मसल्स से फोर्स लगाया और तभी कोई वर्क हुआ। मैकेनिकल फोर्स, वहाँ पर हमने मशीन से कोई फोर्स लगाया, जैसे मिक्सर को चलाया हमने, आलू टमाटर प्याज ये सब काटे। और फिर इसके बाद इलास्टिक फोर्स हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा था, जैसे पेंसिल गिर रही थी तो वर्क हो रहा था। फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा, पेंसिल को यहाँ से लुढ़काया और पेंसिल रुक गई, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स था। यहाँ पर भी कुछ वर्क हुआ। वर्क क्या हुआ? पेंसिल का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाना, ये वर्क हुआ। तो अब वर्क किसकी वजह से हो रहा था? वर्क हो रहा था फोर्स की वजह से। व्हेन वी यूज़ अ फोर्स, तो यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन वी यूज़ अ फोर्स, हम जब फोर्स यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है कुछ डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी जो है वर्क हुआ है, यानी कि तभी हम कह सकते हैं कि कोई काम हुआ है। सपोज कीजिए अगर ये पेंसिल यहाँ पर रखी हुई है और मैं इस पर लगातार फोर्स लगा रहा हूँ, लगातार इस पर मैं इसको दबा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी जो है मूव नहीं कर रही है अपनी जगह से, तो आप नहीं कह सकते कि कोई वर्क हुआ है। हम तभी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पेंसिल है ये एनी और ये से जो है इनके वर्ड के बगल में रखी है, और मैं इसको अगर दबाऊं और ये कहीं भी मूव नहीं हुई, तो आप नहीं कह सकते कि कोई वर्क हुआ है। अगर मैंने इसको उठा के थोड़ा सा खिसका दिया तो अब आप कह सकते हो कि सर पेंसिल तो पहले हमारी इधर रखी थी, अब उधर है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं। तो बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं? बॉडी में चेंजेस आए हैं कि पहले वो यहाँ रखी थी, अब वो यहाँ रखी है। तभी हम कह सकते हैं कि कोई वर्क डन हुआ है, यानी कि कोई कार्य हुआ है। अकॉर्डिंग टू साइंस, वी डू नॉट डू एनी वर्क इफ़ वी स्टैंड एट अ प्लेस विद अ लोड ऑन आवर हेड। अगर आपको कोई ये कह दे कि तुम सारे दिन, यानी कि होल डे, तुम पूरे दिन जो है बाहर खड़े रहोगे, अपने सिर पर सामान लेके खड़े रहोगे, तो आप खड़े खड़े थक जाओगे, क्योंकि वो जो लोड है आपको थका देगा। तो अब आप ये नहीं है कि मैंने इतना सारा काम किया है, मैं सारे दिन जो है उसको सामान को लेके खड़ा रहा, तो अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उस लोड को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख देते, तो हम तभी कहते कि वो लोड अगर इस जगह पर है और वो लोड यहाँ से दूसरी जगह पर चला गया, तभी हम कह सकते हैं कि कोई वर्क हुआ है। एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं कि सपोज़ कीजिए आपके घर में आपके भैया अगर बाइक चलाते हैं, पापा गए हुए हैं कहीं बाहर और बाइक जिस जगह पर खड़ी है, सपोज कीजिए बाइक इस जगह पर खड़ी है और बाइक, पापा चले गए बाहर और भैया ने क्या किया, बाइक को लिया, इधर उधर घुमा के ले आए और वापस वहीं पे खड़ा कर दिया, बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा कर दिया, भैया घूम आए। लेकिन जब पापा आए तो पापा ने देखा कि बाइक मेरी वैसे के वैसे ही खड़ी हुई है, तो पापा को ये पता ही नहीं लगेगा कि बाइक को कुछ चला के लेके आया है। पापा को तो ऐसा लगेगा कि बाइक चली ही नहीं है। तो पापा को लगेगा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे बड़े शैतान हैं। लेकिन अगर बाइक यहाँ की जगह अगर थोड़ी सी भी हिल जाती तो पापा कहते बाइक को किसने छेड़ा है, तो पता चल जाता कि पापा को कैसे पता चला, क्योंकि बाइक एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो गई। तो इसीलिए जब तक कोई भी मूवमेंट नहीं होगी किसी को नहीं पता चलेगा कि कोई वर्क डन हुआ है। बाकी इसको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 84। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस दिखा रखे हैं। ये बच्चा अपनी मसल्स से इस थैले को पकड़ रहा है, तो यहाँ पर मसल्स से जो है फोर्स लगाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और यहाँ पर है फ्रिक्शनल फोर्स, जिस तरह से अगर पेंसिल को लुढ़काओगे थोड़ा सा और वो रुक जाएगी, तो यहाँ पर भी यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा है, यहाँ पर लगा है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि किसी दो बॉडी में जब फ्रिक्शन होता है तो उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक कोई फ्रूट है जो पेड़ पे लगा हुआ था और वो टूट करके नीचे ही गिरा, ऑन सरफेस गिरा। तो अब सरफेस पर जब कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी चीज़ गिरती है तो वो इसीलिए गिरती है क्योंकि अर्थ का एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलास्टिक फोर्स क्या है, जैसे हम किसी पत्थर को खींच के दूर फेंके तो यहाँ पर इलास्टिक में जितना फोर्स था उसने रिलीज़ करने पर वो कितना वर्क करेगी, वो तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मैकेनिकल फोर्स, तो ये एक मैकेनिकल, सब चीज़ें मैकेनिकल के अंदर आ जाती हैं, जैसे टूल्स हुए या फिर गाड़ी हुई, बाइक हुई, कुछ भी चीज़ हुई, यानी कि हम अपने हाथों के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो मैकेनिकल फोर्स कहलाता है। अब नेक्स्ट है वर्क इज डन व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड व्हेन अ डोर इज ओपन। तो आप तभी कह सकते हैं कि कोई वर्क हुआ है जब किसी लोड को, यानी कि कहीं पर रखा था उसको लिफ्ट करा गया, यानी कि नीचे से उठाया गया, तो तभी आप कह सकते हो कि हाँ कोई काम हुआ है। जैसे अगर दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा किसी ने खोला तो पहले बंद था और खुला हुआ जब होगा तो डोर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो मूव हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं कि कोई वर्क हुआ है। When a nut is cracked, तो पहले जो नट का मतलब होता है अखरोट, अगर अखरोट किसी ने फोड़ दिया तो भी आपने देखा कि उसकी बॉडी में भी चेंजेस हो गए, यानी कि उस टाइम तो पूरी बॉडी में ही उसके चेंजेस हो गए, यानी कि वो एक उससे नट से वो क्रैक्ड हो गया, यानी कि पूरा टूट गया। वो इसीलिए क्योंकि उसकी बॉडी जिस तरह से आपस में कॉन्स्टिट्यूट थी, एक जगह एक जैसी जुड़ी हुई थी, तो उसकी बॉडी में हमने मूवमेंट्स कर दी, तोड़ फोड़ कर दी उसमें, तो उसको भी कहा गया कि वहाँ पर भी कोई वर्क डन हुआ। When a flag is hoisted, जब आप झंडा देखा आपने, झंडा जब लहरता है तो नीचे से उसको ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे बंधा होता है, फिर वो खुल जाता है, तो वहाँ पर भी वर्क डन हुआ। यानी कि किसी भी बॉडी में अगर चेंजेस हो जाते हैं, अगर वो बॉडी है अगर उसमें चेंजेस हो गए तो तब आप कह सकते हैं कि हाँ कोई वर्क डन हुआ है। बाइक खड़ी हुई थी, बाइक गिर गई, तो वो भी एक वर्क डन है। वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दी फॉलोइंग फार्मूला। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वर्क डन कोई भी काम हुआ है, वो आपको तभी पता चलेगा जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया होगा, और जब कोई हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पर कोई डिस्टेंस मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तभी वर्क डन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। कितना फोर्स अप्लाई हुआ मल्टीप्लाई कर देंगे उसने कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, तो आपको पता चल जाएगा कितना वर्क डन हुआ। बाकी इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्क डन को हम किस में मेज़र करते हैं, फोर्स को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं। डिस्टेंस के बारे में आप जानते हो कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। बाकी जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो पढ़ोगे वर्क को और फोर्स को किस में मेज़र करते हैं। सिंपल मशीन्स, तो सिंपल मशीन्स क्या चीज़ है, नाम तो सिंपल मशीन्स है पर काम, ये मशीन जो है छोटी, ये मशीन जो है बड़ी सिंपल दिखती हैं लेकिन काम इतना आसान कर देती हैं। तो देखिए, तो सिंपल मशीन्स की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, वी हैव टू यूज़ सम टूल्स, यानी कि ऐसे टूल्स, सम टूल्स टू डू सम वर्क। ऐसे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामान है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो ऐसे टूल्स को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि नाइफ़ जो है, नाइफ़ से हम एक एप्पल कट कर देते हैं, तो एप्पल कट करके जब हम उसको खाते हैं तो वो इजी हो जाता है, लेकिन हम उसको अपने हाथ से नहीं काट सकते। हियर नाइफ इज़ अ टूल, तो नाइफ़ जो है वो एक टूल है, एक सामान है जिससे हम अपने काम को आसान कर रहे हैं।
तो नाइफ को आप एक टूल कहिए या एक सिंपल मशीन कहिए। तो सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू, सिंपल मशीन्स किस काम आती है, डू आवर वर्क फास्टर। तो सिंपल मशीन्स की वजह से यानी कि इन टूल्स की वजह से हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है और हमें एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है। अगर सपोज़ कीजिए कि बच्चे को अगर कोई चीज़, अगर कोई फ्रूट है वो छील के खाना है, तो वो बच्चा अपने दांतों से भी छील सकता है और उसको चोट लग सकती है, उसके मसूड़े भी छिल सकते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर हम एक चाकू से करते हैं, चाकू से उसके छिलके को उतार देते हैं, तो वहाँ पर एफर्ट कम लगा और काम भी जल्दी जल्दी हो गया। चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज्ड एंड, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो आप लगा तो किसी डायरेक्शन में रहे हो, लेकिन वो लग किसी डायरेक्शन में रहा है। तो यहाँ पर भी कौन कौन से टूल्स हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड डू वर्क विद लेस फोर्स, तो ये जो टूल्स होते हैं, हम एक भारी भरकम चीज़ को, बहुत भारी चीज़ को भी हम थोड़े से ही एफर्ट से हम लोग उठा सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जैसे नल चलाते हैं तो नल का हैंडल जितना बड़ा होता है, नल उतनी ही आसानी से चल जाता है, उतनी ही आसानी से हम उसको चला पाते हैं। लेकिन अगर उसमें हैंडल नहीं होगा तो उसका जो पाइप है वो खींचना बिल्कुल असंभव हो जाएगा एक आदमी के लिए। तो वहाँ पर जो नल का हैंडल हुआ उससे हमारा काम बहुत आसान हो गया, वो भी एक टूल है, तो वहाँ पर उसको सिंपल मशीन कहा जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मशीन्स का कुछ नाम दिया गया है। एक है लीवर, पुली, व्हील, व्हील कहिए, और एक्सल। व्हील क्या होता है, पहिया, और एक्सल होता है उसके बीच में होता है द इंक्लाइन प्लेन, और स्क्रू और वेज। लीवर क्या है, लीवर, द लीवर इज यूज्ड टू लिफ्ट वेट, कट थिंग्स एंड ओपन लिड्स। सीजर्स एंड बोटल ओपनर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स। और लीवर का एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी था कि नल होता है, तो नल का ये क्या होता है, लीवर होता है नल का। तो उस लीवर से नल जो है बड़े आसानी से चल जाता है। और यहाँ पर भी क्या दिया गया है कि सीजर्स और बोतल ओपनर्स जो होते हैं उनमें भी वो लीवर्स होते हैं। जैसे सीजर होती है तो ये इसमें ये दोनों लीवर्स हैं और ये सेंटर है, हम कैंची को चलाते हैं बड़े इजीली यहाँ पे और कपड़े कट जाते हैं। या फिर बोतल ओपनर हुआ, आगे से आपने देखा है कि बोतल ओपनर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, यहाँ पे बोतल फंसाते हैं और ढक्कन खोल देते हैं। लेकिन अगर उसको हम दांतों से खोलने लगे तो दांत उखड़ के बाहर आ जाएगा। तो वहाँ पर काम जो है इनसे ये लीवर्स है इनका नाम। तो द स्मॉल चाइल्ड लिफ्ट अप अ हैवियर चाइल्ड ऑन अ सी सॉ व्हेन विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लीवर। तो सी सॉ आपने देखा है, एक झूला होता है इस तरह का, एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, दूसरा बच्चा यहाँ पे बैठता है और बीच में इस तरह से होता है। तो अगर एक भारी बच्चा इस जगह पे बैठा है और एक जगह पे एक हल्का बच्चा बैठा हुआ है, तो वो हल्का बच्चा भारी बच्चे को आराम से उठा सकता है। जैसा ये रहा, ये क्या है, एक सी सॉ है। अगर अगर यहाँ पे कोई भारी बच्चा बैठा हुआ है और ये जो लीवर है ये इधर अगर होता तो वो भारी बच्चा नीचे यहाँ पे इसको नीचे झुका के रखता। लेकिन अगर हमने इसको एक्सल को अगर हमने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे एक हल्के बच्चे को बैठा दिया, तो यहाँ पर फोर्स जो है ये बच्चा ज़्यादा लगाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको हायर क्लासेस में समझ में आएंगी कि किस तरीके से एक हल्के बच्चे ने एक भारी बच्चे को उठा लिया। अगर इसको हमने एक्सल को यहाँ मूव कर दिया, इसके करने से ये चेंजेस हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बस अभी आपको इतना लर्न करना है कि एक भारी बच्चे को एक हल्का बच्चा लिफ्ट कर सकता है किस पर, एक सी सॉ पर। अभी आपको बता दिया कि सी सॉ कुछ इस तरह का होता है। अब पुली क्या होती है? अ पुली इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप। इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट थिंग्स easily. Villagers use pulley to draw water from wells. अब आपने देखा है कि पुली क्या होती है। ये रही पुली, आप देख सकते हैं ये पुली है और पुली से हम लोग गहरे कुएं से पानी आराम से खींच सकते हैं। तो वहाँ पर रस्सी होती है और रस्सी के ऊपर एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर एक रस्सी होती है और वो रस्सी उस व्हील पर इजीली मूव होकर के
आती है तो हम आराम से पानी निकाल लेते हैं कुएं में से। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल अगर आप करके देखोगे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। व्हील एंड एक्सल। अब व्हील क्या है और एक्सल क्या है, अभी आप देखिए यहाँ पर बाईसाइकिल है, ये व्हील है और ये व्हील का ये एक्सल है। A wheel and axle arrangement is made up of two circular objects of different sizes. The wheel is larger object. It rotates around the smaller circular object called axle. तो ये व्हील होता है और ये व्हील जो है एक इसके अलॉन्ग मूव करता है, तो ये एक्सल होता है व्हील का। तो जो कोई भी चीज़ मूव करती है किसी उसका जो सेंटर पार्ट होता है व्हील का, उसको हम कहते हैं एक्सल। A steering wheel, a bicycle pedal and a screwdriver are some examples of wheel and axle. तो आप देखिए कि जो ये स्टीयरिंग व्हील है इसका ये सेंटर है, तो ये सेंटर इसका एक्सल है और ये स्टीयरिंग व्हील है। अब स्क्रू ड्राइवर में आप देखते हो कि सेंटर में ही ये आपने देखा स्क्रू है यहाँ पे और ये सेंटर में यहाँ पे होता है, तो ये भी क्या है, ये एक्सल हुआ और ये इसका अपर पार्ट हुआ। अब इंक्लाइन प्लेन। एन इंक्लाइन प्लेन इज सिंपली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुश्ड अप और डाउन। इंक्लाइन का मतलब होता है झुका हुआ। तो कोई भी ऐसी चीज़ यानी कि अगर स्लोप होती है, स्लोप का मतलब है जैसे छत होती है, छत पर पानी गिरता है तो पानी अपने आप बह के चला जाता है, क्योंकि छत में भी कुछ स्लोप होती है। स्लोप का मतलब है कुछ ढलान होती है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ को हम ऊपर भी उठा सकते हैं और या फिर हम उसको नीचे लेकर के आ सकते हैं with the help of slope. A plank of wood is often used to load heavy barrels into trucks. हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लैंक ऑफ वुड है यानी कि एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जो कि हैवी लोड्स को वो ट्रक के अंदर डाल सकता है। अब स्क्रू क्या है? स्क्रू का मतलब है एक पेच, यानी कि एक, आप हिंदी में जानते हैं तो चोबा कहते हैं उसको, चोबे होते हैं ना, वही जिसको हम दीवार में कस देते हैं। A screw look like a nail with grooves cut into it. जैसे एक कील होती है और ये कील है और इस कील पर इस तरीके से गोल गोल होते हैं तो वो स्क्रू कहलाता है। और नेल क्या होती है? नेल का मतलब है एक कील जिसको हम दीवार में ठोक देते हैं, वो कील होती है। लेकिन कील के ऊपर जो गोल 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 होता है तो वो स्क्रू होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। तो जब हम किसी भी चीज़ में स्क्रू लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि दो चीज़ें आपस में एक जगह पर होल्ड हो जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग एज के बारे में। तो एज क्या होती है? आप कभी भी अगर आपने देखा होगा, नाइफ का मतलब एक चाकू, या फिर वुड कटर एक्स, वुड कटर का मतलब है एक लकड़ी काटने वाली एक एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है। तो आप उस पर देखिए, नोट दैट द एजेस आर शार्प इन फ्रंट एंड ब्लंट एट द बैक। तो उनकी जो सामने की जो धार होती है वो, उस धार को अगर आप देखेंगे, उस एज को देखेंगे तो वो बड़ी शार्प होती है, लेकिन अगर बैक साइड से देखोगे तो वो मोटी होती है। दे आर शेप्ड लाइक टू इंक्लाइन प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक। दे आर शेप्ड लाइक टू इंक्लाइन प्लेन्स। तो कुल्हाड़ी किस तरह से होती है? कुल्हाड़ी कुछ इस तरह से होती है कि पीछे से मोटी होती है और इधर से इस तरह से पतली होती है। तो इस तरह से झुक के एक पार्ट दूसरे पार्ट से, पिछला पार्ट होता है मोटा होता है और अगला पार्ट जो है इस तरह से ढलान आती है दोनों में। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ एज, यानी कि एक धार होती है, इसका मतलब है धार, किसी भी चीज़ की धार होती है उसको एज बोलते हैं। इट इज़ यूज टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट्स।
तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है कि कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको कट करने के लिए, और वो तभी कट हो पाता है जब उस ऑब्जेक्ट की जो एज है यानी कि जो धार है वो तेज़ हो। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है कि किसी के अंदर कोई पावर होना। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर एवरीथिंग यू डू, लाफ, ईट, प्ले, ब्रीथ एंड सो ऑन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक पावर होती है जो किसी के अंदर कोई काम करने की क्षमता उसके अंदर अगर है तो वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ पावर है, ताकत है उसके अंदर। किसी के अंदर कुछ ताकत होना इज कॉल्ड एनर्जी। और जब ताकत होगी तो ही जो है वो कोई काम कर पाएगा। ये एबिलिटी यानी कि उसकी क्षमता है काम करने की। अगर काम करने की किसी के अंदर क्षमता है इसका मतलब हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है। क्लियर हुआ कि अगर किसी के अंदर काम करने की कोई क्षमता है, वो काम कर सकता है, तो इसका मतलब वो काम इसीलिए कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी इज़ नीडेड फॉर एवरीथिंग यू डू। तो आप जो भी करते हो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी ही चाहिए। हंसेंगे तो भी एनर्जी चाहिए, ईट खाएंगे तो भी एनर्जी चाहिए, खेलेंगे तो भी एनर्जी चाहिए, सांस ले रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और जो भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी एनर्जी लग रही है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो जिंदा हैं उन सभी को एनर्जी चाहिए। अगर कोई एनिमल आपने देखा है कभी भी कोई बर्ड होगा, अगर आपने मरा हुआ देखा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं तो मूव हो सकता है, ना ही वो उड़ सकता है, ना ही वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि वो नॉन लिविंग हो गया है, वो मर गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे सपोज़ कीजिए पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो है ज़िंदगी भर यहीं पड़ी रहेगी जब तक इसको यहाँ से नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग को तो एनर्जी चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को एनर्जी चाहिए, नॉन लिविंग को एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आपने ये देखा है कि ये पेंसिल ऐसे मूव हो पा रही है तो इसको मूव मैं कर रहा हूँ। तो नॉन लिविंग थिंग्स अगर आपको मूव होती हुई दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो चीज़ें मूव कर रही हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स क्या है, कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है? मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम रूम में बैठे हैं तो रूम में भी उजाला है, लेकिन रूम से जैसे ही हम बाहर निकल के जाते हैं तो वहाँ पर हमको धूप देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर छाया होती है वहाँ पर भी उजाला है, पर वहाँ पर धूप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सन रेज़ हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। पर सन रेज़ जो है उनका वो इनडायरेक्टली हमारे पास आ रही है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन एनर्जी टू मेक फूड। आपने देखा है पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सन से एनर्जी को ट्रैप करते हैं, मतलब लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। मैन एंड अदर एनिमल ईट फूड एंड यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू स्टे अलाइव। आदमी हुए, औरत हुई, देखो मोस्टली जगह आपको मैन ही दिखेगा। तो जितने भी मैन है वुमेन है, जितने भी हम लोग हैं वो सभी क्या करते हैं, हम लोगों को और सभी जानवरों को, सभी को फूड चाहिए जिससे कि हम लोगों को उस फूड से एनर्जी मिले। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से एनर्जी मिलती है। और जब हमारे अंदर फूड से हमारे अंदर एनर्जी होगी तो ही हम वर्क कर पाएंगे और तभी हम जिंदा रह पाएंगे। द एटम एंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर टू अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है एटम, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पर एक वर्ड है जिससे कि हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अब आगे जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे कि पूरा एक चैप्टर एटम के ऊपर आप पढ़ोगे। तो द एटम एंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो एटम होता है ये भी हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी का ही, यानी कि एनर्जी का एक सोर्स है। और जो अर्थ है, अर्थ का जो हॉट इंटीरियर है, अर्थ बिल्कुल सेंटर से, ये अर्थ की 3-4 लेयर होती है, सेंटर से वो बहुत गर्म होती है। तो हॉट इंटीरियर जो होता है अर्थ का, उससे भी एनर्जी जो है हम लोगों को मिलती है।
तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर बताए गए हैं। सोलर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एंड वाटर एनर्जी, और यहाँ पर 4 बताए गए हैं, सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, और अगला है जियोथर्मल एनर्जी और विंड एंड वाटर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या होती है? जो हमको सन से मिलती है, सन से जो हमको एनर्जी मिलती है इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट है यहाँ पर कि दिस सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो होती है उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड वुड हैव केमिकल एनर्जी। तो ये केमिकल्स होते हैं, जब तक उन केमिकल्स के अंदर एनर्जी है तब तक वो वर्क करेगा, और जब वो केमिकल एनर्जी, वो केमिकल के जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो कोई वर्क नहीं कर पाएगा। कोयला जो है कुछ ही देर तक जलता है, ऑयल भी कुछ ही देर तक जलता है, लकड़ी भी कुछ देर तक जलती है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग दीज फ्यूल्स। तो हम यहाँ पर हमें जो है फ्यूल्स जो होते हैं, फ्यूल्स को हमें बर्न करना पड़ता है और वो बर्न होते हैं तब एनर्जी मिलती है। तो ये रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल का मतलब होता है दोबारा से यूज़ कर पाओगे या नहीं। तो आप इसको अगर दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे तो ये नॉन रिन्यूएबल हुआ। रिन्यू का मतलब है दोबारा नया करना, पर नॉन का मतलब है नॉट, नहीं कर सकते दोबारा से रिन्यू। तो फ्यूल्स को आप रिन्यू नहीं कर सकते, पर सोलर एनर्जी को आप रिन्यू कर सकते हो। अब एटॉमिक एनर्जी है। अब एटॉमिक एनर्जी के बारे में यहाँ पर बस 1-2 लाइन ही बताई गई है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है वो एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का। अब मैटर के बारे में भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर मैटर के ऊपर है और एक पूरा चैप्टर एटम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा बड़ी क्लास में। एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम दी स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। जब हम एटम को तोड़ते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब किस तरीके से तोड़ा जाता है और एटम के कितने पार्ट्स होते हैं ये सब बड़ी क्लास में है। एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज्ड फॉर मैनकाइंड। एटॉमिक एनर्जी को हम मैनकाइंड यानी कि आदमी के लिए, औरतों के लिए, इंसानों के भले के लिए हम इसका एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ये एटॉमिक एनर्जी जो है उसको यूज़ करके आ रही है। हाउएवर वेपन्स लाइक एटम बॉम्ब्स, तो एटम बॉम्ब जो है वो भी इस एटम की मदद से बनाया जाता है, विच कैन किल लैक्स ऑफ पीपल हैव ऑल्सो बीन मेड एंड यूज्ड। तो ये जो है एटम बॉम्ब जो है ये एक बारी में ही लाखों लोगों को ख़त्म कर सकता है अगर कहीं पर भी एटम बॉम्ब चल गया तो। लेकिन एटम बॉम्ब का जो यूज़ है ये World War II में हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है कई सौ सालों तक रहता है, 400-500 सालों तक, 1000 सालों तक भी रह सकता है। अगर ये एटम बॉम्ब कहीं पर फटता है तो इसके अंदर से इतनी सारी रेडिएशंस निकलती है कि वो उनके जेनेटिक पार्ट को चेंज कर देता है, जीन्स जो होते हैं चेंज कर देता है, बच्चे फिर हमेशा लंगड़े लूले पैदा होते हैं। तो इसीलिए एटम बॉम्ब ऐसे नहीं है कि लड़ाई हुई और एटम बॉम्ब चला दिया। तो इसीलिए जो है एटम बॉम्ब बहुत ख़तरनाक होता है, ये कई लाखों लोगों को मार सकता है, एक बार में ख़त्म हो जाएंगे सब। अगर एटम बॉम्ब कहीं पे भी गिर गया बच्चों तो वो पूरा देश एक बार में ख़त्म हो सकता है। अब नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ is another important source of energy. The energy is called geothermal energy. तो अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उस हॉट इंटीरियर को यूज़ किया जाता है, उस गर्मी को यूज़ किया जाता है और उससे फिर हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क यूज़ जो है करते हैं। विंड एंड वाटर एनर्जी, तो हवा
और हवा से भी हम लोग एनर्जी गेन करते हैं और वाटर से भी हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो अब वाटर एनर्जी क्या है और विंड एनर्जी क्या है। विंड एनर्जी आपने देखा होगा, जो पवन चक्की होती है यानी कि विंड मिल बोलते हैं उसको, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वाटर एनर्जी जो है उससे भी हम लोग जो है, जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है नीचे तो वहाँ पर मशीन्स लगी होती हैं और वो मशीन्स घूमती हैं। उस पानी जो है जब मशीन के ऊपर गिरता है, उसके ब्लेड्स के ऊपर गिरता है, तो वो मूव होना शुरू होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये आपको इसमें बताया गया है। तो वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम विंड। द एनर्जी इज़ मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों जो एनर्जी है, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो अभी आप जब बड़ी क्लास में आएंगे तो हो सकता है इस बुक में आपको इमेजेस ना दिखाई गई हो। तो विंड मिल आप सर्च कीजिएगा, WIND विंड MILL मिल। तो विंड मिल जो है आप सर्च करेंगे तो विंड मिल होती है, एक पंखा होता है, बहुत ऊंचा होता है वो। तो एक फ़ैन होता है, जब हवा चलती है तो वो मूव करता है और उसके मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्योंकि उसके अंदर टरबाइन होती है। एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक द सन दो लिमिटलेस शुड नॉट बी वेस्टेड। तो नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि सन हुआ, तो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी जो है वो लिमिटलेस है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे यूज़ कीजिए, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी जो है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, पर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी बस, जैसे अगर मान लीजिए घरों में हम हीटर चलाते हैं, तो हीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से जो हम हीटर चला रहे हैं, वो हीटर जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो गर्मी में कन्वर्ट हो गई। तो बस एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। वेयर डज अ कार गेट द एनर्जी टू मूव। अब जो कार होती है वो मूव करती है, तो वो कैसे मूव करती है, पेट्रोल से, तो उसको फ्यूल चाहिए। व्हेन वी बीट अ ड्रम, तो हम एक ड्रम को जब बीट करते हैं, उसको बजाते हैं, तो हमको एनर्जी चाहिए, और हम उस ड्रम को जब तक बजाएंगे जब तक हमारे अंदर एनर्जी है, तो हमारी एनर्जी जो है वो उस ड्रम को बीट करने में निकल गई, तो हमारी एनर्जी उस जो है यूज़ हो गई, दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। द लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी इज चेंज। तो बहुत सारी यहाँ पर जो है बताई गई है। तो ये सब इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, और यहाँ पर ये दो तरह की एनर्जी ये हुई। मैकेनिकल एनर्जी आप पढ़ चुके हो, तो ये इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप यू लाइक इट, थैंक यू। और इसको जितना हो सके आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि जिन बच्चों को कोई पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, या फिर स्कूल में टीचर लॉकडाउन की वजह से अगर टीचर नहीं पढ़ा पा रही है, तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।